तो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक, ये जो फर्स्ट एप्लीकेशन है किसकी, श्रोडिंजर्स इक्वेशन की। अभी तक हमने तो इक्वेशन पढ़ ली, अब ये भी तो पता कि इक्वेशन का यूज कहाँ है और किस तरीके से यूज करते हैं। तो ये जो श्रोडिंजर्स इक्वेशन है, मेरी स्क्रीन शेयर हुई? नहीं सर। अच्छा अभी नहीं है, ठीक। अब आ गई स्क्रीन? यस सर। यस सर। जो पहली एप्लीकेशन है, कहाँ हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं श्रोडिंजर्स इक्वेशन का, क्योंकि अभी तक हमें ऐसा लग रहा है बड़ी अलग टाइप की टू है ना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिली है, किस तरीके से नहीं यूज करते। तो पहला जो यूज है हमारा, वो यूज हम लोग जो करते हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशन, यानी फ्री पार्टिकल जो है, ठीक है, कोई भी फ्री पार्टिकल है, जब वो किसी स्पेस में कहीं पर क्या हो जाए, कन्फाइन हो जाए। अब देखो ये इस तरीके से हमारे पास जो पार्टिकल है, हमने कहा फ्री पार्टिकल इस तरीके से मूव कर सकता है। ठीक है, फ्री पार्टिकल है, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन ये x इक्वस टू जीरो से लेके x इक्वस टू एल लिमिट तक ही ये मूव कर सकता है भाई। इसके बीच में ही ये मूव कर सकता है, इससे बाहर जाते ही हमने ये माना कि ये जो बॉक्स है, ये इसकी हाइट जो इनफाइनाइट है भाई। कितनी हाइट है, इनफाइनाइट। तो इसको क्रॉस करने के लिए कितनी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर इनफाइनाइट हाइट का तुम्हारा बॉक्स है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी की इनफाइनाइट। रिक्वायरमेंट, इन्फिनिटी। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वैल्यू चाहिए हमें v की। इधर भी सेम केस है, यानी जब तक पार्टिकल जो है, जो फ्री पार्टिकल होता है विद इन द बॉक्स, जहाँ फ्री है मूव करने के लिए, वहां तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है जीरो है। लेकिन इस बॉक्स को क्रॉस करने के लिए उसे कितनी चाहिए, बियॉन्ड दिस रीजन इट रिक्वायर्स v इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सो प्रैक्टिकली जो पॉसिबल नहीं है। तो वन डायमेंशनल बॉक्स का मतलब क्या है, देखो प्रैक्टिकली अगर हम क्लासिकल की बात करें, हम कहेंगे कि भैया थ्री बॉक्स तो थ्री थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही होता है ना, यही होता है ना बच्चों। अगर हम डेली लाइफ की बात करें या क्लासिकल फिजिक्स की बात करें, हम बॉक्स को क्या मानते हैं, थ्री डायमेंशनल होता है। तो या वन डायमेंशनल बॉक्स क्या है भाई। अब तुम ऐसा तो नहीं कह सकते ना, कहीं कॉल कहीं गिफ्ट वगैरह रैप कराओ, सको जी हमारा गिफ्ट तो तुम वन डायमेंशनल बॉक्स में रैप करो, ऐसा हो सकता है क्या। ठीक है, नहीं तो सर। ये टर्मिनोलॉजी है, ये हमारी क्वांटम फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं, क्लासिकल में नहीं करते ऐसे यूज। ठीक, तो यानी अगर हमारे पास पार्टिकल तीन डायमेंशन में फ्री है मूव करने के लिए, तो उसे हम कह सकते हैं मोशन इन वन थ्री डायमेंशनल बॉक्स। अगर वो केवल टू डायमेंशन में एक्स और वाई के अलोंग कर सकता है, तो उसे बोलते हैं टू डायमेंशनल। हमने उसके केवल एक्स और वाई में ही वो मूव कर सकता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, इट्स वन डायमेंशन। समझ में आया। और यहाँ पर वर्ड वन डायमेंशनल बॉक्स का यूज ये कर दिया कि उस बॉक्स की डायमेंशन कितनी है, वन। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमें याद रखना वन डायमेंशनल बॉक्स का मीनिंग क्या है, दैट मीन्स द पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन अ सर्टेन लिमिट। पहले इसके डायग्राम को हम देखते हैं, ये इसका डायग्राम है भाई, विजिबल हो रहा है सभी को। इस डायग्राम में जो मैंने अभी तुम्हें बताया, जब तक पार्टिकल एक्स जीरो और ए के बीच में था, ठीक है, इस रीजन में, तब तक पार्टिकल फ्री है। उसके जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, जीरो से किसी पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो फ्रीली मूव कर रहा है, उसकी काइनेटिक, उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब वो इस बैरियर को क्रॉस करना चाहता है, यानी इस वॉल को क्रॉस करना चाहता है, तो उसे कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, v इक्वल्स टू इन्फिनिटी। यानी बियॉन्ड दीज रीजन्स द वैल्यूज ऑफ potential is infinity, and in between 0 and a it is 0 for free particle. So हम लोग कहाँ पर श्रोडिंजर्स इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन। बताओ इनमें से किन किन रीजन्स में श्रोडिंजर इक्वेशन एप्लीकेबल है। चलो भाई कौन बताएगा, ये अक्षित गहलोत। अक्षित मेरी आवाज आ रही है। यस सर। तो कई बार इरेगुलर रहता है भाई, कहाँ गायब हो जाता है। सर कहीं भी नहीं आता मुझे।
सर 2 दिन कॉलेज गया था स्टार्टिंग में। मॉर्निंग के लेक्चर में था, इवनिंग वालों में गायब था। नहीं सर 2 दिन अभी मंडे ट्यूसडे कॉलेज गया था उसके बाद नहीं। अच्छा, चल बता अक्षित, ये 1, 2 और 3 रीजन हमने दिए है ना, इनमें पार्टिकल हम श्रोडिंगर इक्वेशन कौन कौन से रीजन में अप्लाई कर सकते हैं? क्या सर? मुझे श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करनी है, ठीक है। हमारे पास 3 रीजन है, एक 0 से नीचे है, और एक 0 और A के बीच में है, और तीसरा रीजन A से आगे की तरफ है ना। तो इन 3 रीजन में श्रोडिंगर इक्वेशन कहाँ यूज हो सकती है? तो समझ में नहीं आया आपने क्या पूछा। चलो ठीक है, कोई और बताओ भाई, म्यूट कर ले बेटा, तेरे यहाँ बैकग्राउंड में शोर हुआ था। कोई और बताओ, श्रोडिंगर इक्वेशन में क्या फंक्शन होता है? देखो यहाँ पर देखो क्या है, फ्री पार्टिकल की जो इक्वेशन है ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन होती है भाई। तो डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर क्या थी? श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन अभी हमने देखी थी, प्लस ई 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर ओवर, नहीं 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। तो देखो पार्टिकल कहाँ पर लाई कर रहा है, 0 और A के बीच में, तो श्रोडिंगर इक्वेशन हम यहीं के लिए एप्लीकेबल कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ पार्टिकल होगा, बियॉन्ड दिस लिमिट पार्टिकल नहीं है, तो हम इन केस को कंसीडर नहीं करेंगे। समझ में आया बच्चों? कहाँ पर अप्लाई करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन? जहाँ पार्टिकल लाई कर रहा है सेकंड। बिटवीन 0 and A, यानी जो बाउंड्री कंडीशन जिसमें वी एक्स इक्वल्स टू क्या है हमारा 0। तो चलो देखते हैं भाई, अब 2 रीजन है, एक में वी एक्स इक्वल्स टू 0 है और दूसरे में वी एक्स इक्वल्स टू इन्फिनिटिव है। वो हमने देख लिया, अभी डायग्राम हमें क्लियरली समझ में आया। थ्योरी देखते हैं क्या कर रहा है। लेट अस कंसीडर, देखो द एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल बाउंसिंग बैक एंड फोर्थ इनसाइड अ बॉक्स हैविंग इनफाइनाइट हाई एंड रिजिड वॉल्स। ठीक है, ये जो वॉल्स हैं इनफाइनाइटली हाई हैं और क्या रिजिड है, यानी कोई एनर्जी लॉस नहीं होना। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m moving along x-axis between two rigid walls A and B at x equals to 0 and x equals to A. The particle is free to move between the walls. Suppose the walls are infinitely hard so that the particle does not lose its energy when bounced back from the walls. ठीक है, थ्योरी में इसने लिख दी 2-4 लाइन, तो हमें तो मेन कंसर्न क्या है, मैथमेटिक्स है। अब यहाँ पर जो मैथमेटिक्स हमारी स्टार्ट हो रही है वो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक, जनरल इक्वेशन हमने लिखी, हमें याद होनी बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने कहा फॉर फ्री पार्टिकल v क्या होता है 0, तो डेल स्क्वायर साई प्लस 2m/h² ई साई इक्वल्स टू 0 हमारे पास आ गया। तो यहाँ से डेल स्क्वायर साई प्लस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू क्या हो गया 0। ठीक है बच्चा, डेल स्क्वायर साई प्लस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू क्या आ गया 0। के क्या है यहाँ पर वैल्यू, के ये वैल्यू है भाई, के स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये सेकंड ऑर्डर की क्या बन गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। ठीक है, डेल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है उस टर्म में हमने लिखा डेल स्क्वायर क्या था हमारा, कौन सा ऑपरेटर बोला था इसे, डेल ऑपरेटर, जो डेल था डेल ऑपरेटर v0 हो गया। और हमने यहाँ पर एक और सपोज कर लिया कि जो के स्क्वायर है ये क्या बन गया हमारा 2me ओवर एच क्रॉस स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन 2 है ये सेकेंड ऑर्डर की क्या बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्यों क्या है 2, क्या सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब फिर से हम वही बात करते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनके अपने कुछ क्या सॉल्यूशंस, वो जब तुम लोग मैथ्स में करोगे पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा किस तरीके से किए जाते हैं। तो नेक्स्ट में जब इसका जनरल सॉल्यूशन आया इस इक्वेशन का, डेल स्क्वायर साई प्लस ई इट्स ई साई, अब क्या था के स्क्वायर हो गया। ठीक है, के स्क्वायर साई इक्वल्स टू
जीरो। इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता है साई ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। समझ में आया बच्चों यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ठीक हो गया। तो साई इक्वल्स टू ये वैल्यू हमें मिल गई। ठीक। तो साई इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स हमारे पास आ गया। ठीक। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर हमें बाउंड्री कंडीशन लगानी होती है भाई। ठीक है, बहुत जगह फिजिक्स में ऐसा होता है कि कोई वेव है या कोई प्रॉब्लम है, वहां पर बाउंड्री इक्वेशन हम लगाते हैं। तो एक था एक्स इक्वल्स टू जीरो और दूसरा था एक्स इक्वल्स टू ए। अब देखो, यहाँ पर अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन एट साई इक्वल्स टू जीरो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। कह रहा है एक्स इक्वल्स टू जीरो जहां पर है ना, वहां पर साई इक्वल्स टू जीरो है। इसका क्या मीनिंग निकला भाई, कौन बताएगा मुझे? इसने बोल दिया कि अगर एक्स जीरो है, यानी यहाँ पर जहां पर वॉल है वहां पर साई भी क्या हो गया, जीरो। क्या मीनिंग निकला इसका? कल कराया तुमने क्लास, समझ में आया होगा। हाँ दीपांशी, यस सर। क्या मीनिंग निकला बेटा इसका? नहीं, कौन बताएगा? सागर, सागर सिंह। यस यस सर। हाँ बेटे, क्या मीनिंग निकला एक्स इक्वल टू जीरो साई इक्वल टू जीरो है? सर क्या मीनिंग निकला? हाँ बताओ, किसी को आया समझ में? सर वेव फंक्शन जीरो पार्टिकल बेस। क्योंकि देखो एक्स इक्वल टू जीरो पे तो पार्टिकल है ही नहीं ना, पार्टिकल्स तो बॉल्स के अंदर है। एक्स इक्वल टू जीरो पे तो क्या बॉल है ना, जब वहां पर पार्टिकल ही नहीं है तो साई की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी ना। साई की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, साई इक्वल टू जीरो हो गया एक्स इक्वल टू जीरो पे, बिकॉज यहाँ पर पार्टिकल एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये वैल्यू हम कहाँ रखें, इक्वेशन नंबर 4 पे। तो जीरो इक्वल टू क्या हो गया, ए साइन के डॉट जीरो प्लस बी कॉस के जीरो, की एक्स की जगह क्या रख दिया, जीरो, और साई की जगह भी क्या हो गया, जीरो। तो साइन जीरो जीरो हो गया, लेकिन कॉस जीरो जीरो नहीं हुआ। तो क्या बना हमारा यहाँ से, बी कॉस जीरो, मतलब जीरो इक्वल टू जीरो प्लस बी। तो यहाँ से बी इक्वल टू क्या आ गया, ठीक है, बी इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया ना। ये ठीक है बेटे? तो इसका मतलब जो इक्वेशन 4 है यस ये सर। क्या बन जाएगी अब, ए साइन के एक्स, बी तो जीरो हो गया। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाई हमने कहाँ पर, एक्स इक्वल्स टू ए पे। तो एक्स इक्वल्स टू ए पे भी इसने साई जीरो लिख दिया भाई। क्या मीनिंग निकला इसका? यहाँ पर ए था और इधर जीरो था, तो इसने जो लिखा कि एक्स इक्वल्स टू ए है तो साई कितना हो जाएगा, जीरो। ऐसा इसका क्या मीनिंग निकला? मैं बताएगा, बताओ। जब एक्स इक्वल्स टू ए है तब साई इक्वल्स टू जीरो है, क्या मीनिंग निकला इसका? कि सर पार्टिकल एक्स इज इक्वल टू ए पे प्रेजेंट नहीं है। क्यों, एक्स वेव इक्वल्स टू ए फंक्शन पे क्या जीरो। वॉल है ना दोबारा से। भाई एक्स यस इक्वल्स सर। टू जीरो पे भी वॉल है, एक्स इक्वल्स टू ए पे भी वॉल है। तो वॉल्स पे तो पार्टिकल नहीं है ना, वॉल्स के अंदर ही है। इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू जीरो और एक्स इक्वल्स टू ए पे साई की वैल्यू हमेशा क्या रहनी है, जीरो। तो अब एक्स इक्वल्स टू ए की कंडीशन देखते हैं क्या बनी। अब बी तो ऑलरेडी जीरो आ चुका था, तो केवल क्या बचा, साई इक्वल्स टू ए साइन के एक्स। अब साई इक्वल्स टू जीरो ए साइन के एक्स की जगह क्या गया, ए इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से क्या मीनिंग निकला, देखो ए तो जीरो नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में। ध्यान देना, इसमें जो है ए जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ए भी जीरो हो गया तो साई क्या हो जाएगा, जीरो। फिर तो खत्म हो गया, सारा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, पार्टिकल तो है ही नहीं कहीं, क्योंकि पार्टिकल तो हमने लिया। तो ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, इसमें किसकी वैल्यू जीरो होगी, साइन के ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो। यानी साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो आ गया। तो थीटा की जनरलाइज वैल्यू क्या होती है इस केस में, प्लस माइनस एन।
थीटा कितना है फिलहाल यहाँ पर, ये है के ए अपॉन प्लस ओनली के, दिख गया ना? ये देखो के इक्वल टू कितना आ गया, एन पाई। समझ में आया कैसे आया? हाँ बच्चों ध्यान से देखना भाई, Yes, sir. प्रॉब्लम कोई टफ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन बड़े आसान है, थोड़ा टफ पड़ती है, मेहनत चाहिए। प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला है और श्रोडिंगर इक्वेशन, जबकि पार्टिकल यूनिवर्सल बहुत आसान है, लेकिन इसमें जो की पॉइंट्स हैं हमें याद होने चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर साइन ए साइन के इक्वल टू जीरो आया, मैंने कहा कि ए जीरो नहीं हो सकता, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए साइन के जीरो होगा। साइन के जीरो का मतलब क्या है, के की जनरल वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस एन पाई। तो यहाँ पर के की जनरल वैल्यू क्या है, प्लस माइनस एन पाई। तो यहाँ से के इक्वल टू कितना आ गया, ए अपॉन प्लस माइनस या एन पाई अपॉन क्या आया, ये ठीक है? यस सर। के इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ गया, एन पाई अपॉन। अब के की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 से थी हमारे पास, वो कितनी थी भाई, के की जनरल जो वैल्यू थी, के इक्वल हमने लिया था, के स्क्वायर इक्वल लिया था, इट्स 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर या एच बार स्क्वायर। तो यार के स्क्वायर की वैल्यू सर ई यहाँ भी से है। हाँ 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर, और यहाँ से के ए की वैल्यू, के की वैल्यू कितनी आई है, इट्स एन पाई ओवर ए का स्क्वायर इक्वल्स 2m ओवर ए स्क्वायर या एच स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर। तो यहाँ से ई की वैल्यू हमारे पास आएगी, तो यही चीज इसने आगे करी होगी, देखो क्या करा है, ये देखो सिंस के स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर, तो देयरफॉर ई एन इक्वल्स टू क्या हो गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? हाँ बच्चों, यहाँ से देखो ई की एक जनरलाइज्ड वैल्यू आई, जो ई की एक जनरलाइज्ड वैल्यू है तो बोलते हैं एनर्जी आइगन वैल्यू। क्या बोलते हैं, एनर्जी आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू का वर्ड सुना है तुमने? हाँ जी, हाँ बच्चों, आइगन वैल्यू वर्ड सुना है कहीं? हाँ परीक्षी, No, sir. नहीं सुना है? नो सर। मैट्रिक्स में सुना था कहीं, निकालते थे आइगन वैल्यू, No, sir. याद आया? नहीं, मैट्रिक्स जब पढ़ी थी तब तुमने नहीं निकाली थी आइगन वैल्यूज? चलो ठीक है, सब नहीं पढ़ा तुमने। तो यानी ये जो वैल्यूज होती है ना, ई की जो वैल्यू आई, ये आइगन वैल्यू है। अब देखो यहाँ से एक चीज आई, जो ई है ना, वो किस पे डिपेंड करेगा, एन पे डिपेंड करेगा। देखो एच कांस्टेंट है, एम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कोई पार्टिकल ए भी गिवन होगा, तो मैं एन यानी ई एन स्क्वायर पे भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब जब एन वन होगा तो ई वन होगा, जब एन टू होगा तो ई टू होगा, एन थ्री होगा तो ई थ्री होगा। तो इसका मतलब एनर्जी क्वांटाइज्ड हो गई, क्योंकि एन क्या है, यहाँ पर एक इंटीजर है। एन क्या है, इंटीजर। अभी कोई भी डेसिमल वैल्यू ऐसा नहीं है कि डेसिमल वैल्यू हम लेना है, एन क्या होगा हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगी, यानी एन इक्वल्स टू 1 2 3 आफ्टर सो ऑन। तो यानी एनर्जी लेवल या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो यहाँ से देखो क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, यानी जो एनर्जीज है फ्री पार्टिकल की वो क्या है, कंटिन्यूस ना हो के, इस तरीके से अगर होता तो कंटिन्यूस नहीं है, ये क्या है, डिस्क्रीट है। यानी ये या तो ई वन होगा या ई टू होगा या ई थ्री या ई। आया समझ में? तो इन्हें बोलते हैं एनर्जी आइगन वैल्यू। जो ई आया ये क्या था, एनर्जी आइगन वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद लेकिन अभी भी हमें साई की वैल्यू नहीं मिली, तो साई की वैल्यू सॉल्व करने के लिए क्या यूज करते हैं, नॉर्मलाइजेशन। अब पार्टिकल कहाँ लाई कर रहा है, जीरो से लेके ए के बीच में है ना। Yes, sir. यस सर। पार्टिकल इस बीच में है ही है, मैं कहीं भी कहूँ अगर मैंने पूरी लिमिट जीरो टू ए की ले ली तो पार्टिकल इसके बीच में लाई करेगा, तो उसके फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। और
इस तरीके से फंक्शन को लिखते थे। हमने क्या कहा, इसे हमने बोल देते थे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या बताती थी कि पार्टिकल की किसी ना किसी बाउंड्री में तो वो होने की कंडीशन 1 होगी। तो यहाँ पर वो बाउंड्री कौन सी है, 0 और a। तो यानी 0, जब हमने होल यूनिवर्स लिया था तो हमने यूनिट क्या ली थी, -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि पार्टिकल को हमने 0 और a के बीच में कंफाइन कर दिया। तो लिमिट क्या हुई, 0 और a। ठीक है। अब हमें क्या करना है, साई की वैल्यू रखनी है और इसको सॉल्व करना है। साई की वैल्यू क्या थी, इट्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स ओवर ए। अभी आए थे ना, साई की वैल्यू कितनी बची थी, इट्स ए साइन एन पाई एक्स ओवर। ठीक हो गया, सही है। और देखो साइन स्क्वायर एक्स हो गया है, साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर एक्स हो गया इसकी वजह से। तो साइन एक्स स्क्वायर एक्स का हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं करते, हम उसे किस में ब्रेक कर देते हैं, 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। याद है किसी को फॉर्मूला? Yes, sir. ठीक, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर होता है तो हम उसे कॉस 2x के टर्म में लिख देते हैं। और इसके बाद ये इंटीग्रेशन का हमने क्या करा, सॉल्व करा। दो टर्म्स आएंगी, एक ए स्क्वायर बाई 2 में आएगी, दूसरी ए स्क्वायर बाई 2 कॉस 2n पाई एक्स ओवर ए। तो ए स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या आया तुम्हारा, देखो इधर, तो ये क्या आया, ए स्क्वायर बाई 2। हमारे पास एक टर्म बची, इसके साथ मल्टीपल में क्या होगा, एक्स, और बाकी दूसरी टर्म हमारी कॉस वाली रहे। अब इन दोनों का हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जब हमने इनका डिफ्रेंशिएशन करा तो ये ए स्क्वायर ए बाई 2 हमारे पास आ, ठीक है, क्योंकि एक्स इसके साथ क्या आएगा, पहली टर्म के साथ, पहली टर्म के साथ क्या आएगा तुम्हारा 1। अगर हम इसे अलग अलग सेपरेट करें तो ए स्क्वायर बाई 2 आया होगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 कॉस 2n पाई एक्स ओवर है, यानी ए। अब दोनों को अलग अलग हम इंटीग्रेट करेंगे। पहले को इंटीग्रेट करा तो यहाँ एक्स आएगा, दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी। और जब हमने किसकी वैल्यू रखी, लिमिट रखी 0 और a के बीच में, तो ये सेकंड वाली टर्म पूरी 0 हो जाती है भाई, क्योंकि यहाँ या तो फिर यहाँ पर 2 पाई आएगा या 0 आएगा। तो इसलिए केवल ये पहली वाली टर्म ही हमारी बची रह जाती है। इसका इंटीग्रेशन जब सॉल्व करोगे ना तुम लोग, तब तुम लोग देखोगे। अभी जब ब्रेक होगा आधे घंटे का, तो उसमें अगले लेक्चर से पहले तुम इसे क्या करोगे, 1 करोगे, मतलब इसे लेकर आओगे किस तरीके से 1 आता है। ठीक हो गया बच्चों? तो यहाँ से a की जो फाइनल वैल्यू आती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन कैपिटल है। देखो ये सारा तुम्हारा कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे ये बिल्कुल 0 आ जाएगा, क्योंकि देखो अगर तुम क्या रखोगे, वैल्यू साइन में है, अगर तुम x इक्वल्स टू 0 रखोगे तब भी ये साइन 0 हो जाएगा। x इक्वल्स टू a रखोगे तो 2n पाई a हो जाएगा। तो हमेशा पाई a की यानी 2 पाई की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, n की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तब ये 2 पाई भी हमेशा क्या होता है, 0। तो ये ओवरऑल टर्म ये हमेशा 0 आ जाने वाली, बचेगी केवल ये वाली टर्म a स्क्वायर ओवर 2। ठीक है। अच्छा मेरी आवाज साफ आ रही है, बैकग्राउंड में ज्यादा शोर तो नहीं है? ठीक आ रही है, आवाज साफ आ रही है? Yes, बैकग्राउंड में तो कुछ इको या शोर तो नहीं आ रहा? सर अब सही आ रही है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबके, a इक्वल्स टू रूट 2 अपॉन है। तो यहाँ से इसके बाद सिंस हमने अभी देखा था साई की वैल्यू कितनी रखी थी हमने, a साइन n पाई एक्स ओवर है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी रखती, रूट 2 अपॉन है। बस ये हमारा पास आ गया, इसे बोलते हैं आइगन फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन। ठीक है, नहीं आइगन, हाँ दिस इज कॉल्ड आइगन फंक्शन। और उसको बोलते हैं, ई को हम क्या बोलते थे, आइगन वैल्यूज। अब अभी पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, ये आया था कि शो दैट द आपकी दैट द लेवल्स फॉर पार्टिकल, एनर्जी लेवल्स फॉर वन डायमेंशनल पार्टिकल आर नॉट इक्वली स्पेस्ड।
ऐसा क्वेश्चन आया, बच्चे बिल्कुल परेशान, क्या करें क्या नहीं करें। अब यहाँ से देखो, ई एन का ये फॉर्मूला है ना, अगर ई एन की जगह 1 रखूं तो क्या वैल्यू आएगी, एन इक्वल्स टू 1 रखूं तो क्या आएगा, एच स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर का 8 एम ए स्क्वायर, इसको क्या बोला हमने, E1। एन इक्वल्स टू 2 के लिए 4 आ जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, E2 इक्वल्स टू 4 E1, यही होगा। E3 कितना आएगा, 9 नहीं। अब देखो इनके बीच का एनर्जी, अगला क्या आएगा, E4 16 E1, स्क्वायर में चेंज हो रहा है ना। तो देखो पहले और दूसरे लेवल के बीच में अगर मैं एनर्जी लेवल बनाऊं, पहले और दूसरे के बीच में कितने का डिफरेंस था, 3 का। फिर दूसरे और तीसरे में कितने का डिफरेंस है, 5 का, बढ़ गया। और तीसरे और चौथे के बीच में कितने का है, 7 का। यानी ये गैप इनके बीच का बढ़ते चला जा रहा है। इसका मतलब जो एनर्जी गैप होता है एनी टू एनर्जी लेवल्स में हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता चला जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो एनर्जी लेवल्स है वो इक्वली स्पेस्ड नहीं होते। ये देखो यहाँ आ जाए चीज, है ना, एक चीज आ गई, क्या इक्वली स्पेस्ड है, इक्वली स्पेस्ड नहीं है। तो बस ये काम करना है, इनके बीच के गैप भी दिखा दिए, ये इक्वल नहीं है। ठीक, और अगर हम बात करें, ये तो इसका इसने थ्योरी लिखी हुई है। Now by equation it is clear that the difference between the consecutive energy states is not constant. This difference increases with increase in values of n. Therefore, we conclude that the energy levels are not equally spaced. ठीक हो गया। और ये इसका क्या बना हुआ है, एक डायग्राम। डायग्राम क्या है, ये बता रहे हैं एनर्जी स्टेट। देखो n इक्वल्स टू 1 2 3, गैप बढ़ता चला गया ना इनके बीच का। और दूसरी चीज क्या बना रहा है, ये एनर्जी आइगन वैल्यूज जब वेव फंक्शन साई है वो किस तरीके से आएगा। x इक्वल टू 0 के लिए ये बनेगा वेव फंक्शन, फिर इस n इक्वल टू 2 के लिए ये है, n इक्वल टू 3 के लिए इस तरीके से बनेगा। इसका मतलब पार्टिकल के x n इक्वल टू 1 के लिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ पर होगी, इस पॉइंट पे। समझ में आ रहा है, जब पार्टिकल यस सर। फर्स्ट स्टेट में होगा तो उसके कहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, x इक्वल टू a/2। ध्यान देना, जब पार्टिकल फर्स्ट स्टेट में है, एनर्जी स्टेट में, तो उसके कहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, मिड में। और बाकी जगह क्या होता चले जाएगी, डिक्रीज, और कॉर्नर्स पे बिल्कुल 0 हो जाएगी। और हमें पता है कॉर्नर्स पे तो हो भी नहीं सकती। जब साई n इक्वल टू 2 था, अब देखो मिड पर कितनी प्रोबेबिलिटी है होने की पार्टिकल की, 0। 0। जब सेकंड एनर्जी स्टेट में पार्टिकल लाई कर रहा है तो इसका तो मिड में नहीं होगा। ठीक है, वो फिर आपका या तो 1/4 पे होने की उसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, या 3/4 पे। अब n इक्वल्स टू 3 के लिए क्या रहा भाई, अब n इक्वल्स टू 3 के लिए तो दो कंडीशन आई, या तो इस पॉइंट पे 0 की प्रोबेबिलिटी या इस पॉइंट पे। यानी अब उसकी इन पॉइंट्स पे होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी 3 पॉइंट। यानी जितने एनर्जी स्टेट्स उतनी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होती हैं मैक्सिमम पार्टिकल कहाँ पर हो सकता है। यानी 3 जगह पर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जब थर्ड स्टेट में, सेकंड में 2 और फर्स्ट में 1। ये था तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से एनर्जी वेव फंक्शन का होता है विद इन वन डायमेंशनल बॉक्स। अभी कंडीशन कैसी है, प्रैक्टिकली अगर हम इसे देखना चाहें तो ये है हमारे पास, जैसे पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी भाई देखो इस स्टेट में तभी पहुंच सकता है जब उसके पास क्या हो, इतनी एनर्जी हो, E1। या अगर ये E2 बोलूँ या E1 बोलूँ, तो E1 माइनस क्या होगा, E2। अगर एनर्जी इससे क्या है, बियॉन्ड है, कम है, तो ये हमेशा कहाँ रहेगा, E1 स्टेट पे, E2 पे नहीं पहुंच। तो समझ में आया, इसका तो पार्टिकल क्या है, दो के बीच में कन्फाइन हो गया इसमें। ये तो मेरे लिए भी सरप्राइज था यार, अरे सही में मेरे को नहीं पता। अच्छा ओके, तो बच्चों समझ में आ गया तुम लोग को, चलो यस ठीक है। सर। तो ये था, तुम्हें मैंने रिपीट कर दिया दोनों के दोनों कल के लेक्चर।
अब तुम लोग को अब ये रिवाइज करना है, मेरे ख्याल सब समझ में आ गया होगा। किसी का कोई डाउट है तो मेरे से पूछो, क्योंकि अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज द लास्ट वन, कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है? हाँ बच्चों, ओके सर। सर ठीक हो गया? यस। चलो फिर अब ऐसा कर रहे हैं, अभी फिलहाल हम मीटिंग ये वाला ओवर कर रहे हैं क्लास को, है ना। अब इसके बाद 11 यानी 11:30 पे हमारी नेक्स्ट क्लास है, तो उसमें सब लोग रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करने वाला है नेक्स्ट जो है, वो है कॉम्पटन इफेक्ट। लेंदी डेरिवेशन है, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, कॉपी पेन सबके पास रहें ताकि तुम लोग समझ सको कि किस तरीके से स्टेप्स हो रहे हैं, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है?